हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। मेरा नाम है नवीन गुज्जर और मैं आपको टीच करूंगा फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रिसेप्टर से, यानी कि जनरल फार्माकोलॉजी से। अब जनरल फार्माकोलॉजी के हम इंट्रोडक्शन, हमारा हिस्ट्री, हमारा स्कोप, इन सब चीज़ों के ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारा क्रैमिंग का पार्ट होता है। हम सिर्फ कंसेप्चुअल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर से। अब जब बात आती है रिसेप्टर की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिसेप्टर्स होता क्या है, रिसेप्टर की इंटरेक्शन कैसे होती है लिगेंड के साथ। तो रिसेप्टर और लिगेंड के बीच की जो इंटरेक्शन है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या आपका लिगेंड रिसेप्टर में अच्छे से फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपने एंजाइम के लिए एंजाइम वाले टॉपिक में पढ़ा होगा लॉक एंड की मैकेनिज्म या इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। जब अच्छे से आपका रिसेप्टर के ऊपर आके लिगेंड फिट करता है, उसके स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से फिट कर पाता है, तो तभी वो आगे की प्रोसेसिंग शो करता है। हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर से। रिसेप्टर्स हमारे 5 टाइप के होते हैं: जीपीसीआर, लिगेंड गेटेड, एंजाइम लिंक, नॉन एंजाइम लिंक और न्यूक्लियर रिसेप्टर। हम इन सब के एक टाइप करके हर अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2 तरीके के रिसेप्टर्स को बताया गया है, एक आपका मेटाबोट्रोपिक और दूसरा है आइनोट्रोपिक। अब आपके इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है मेटाबोट्रोपिक में और आइनोट्रोपिक में, क्योंकि जीपैट का क्वेश्चन यहीं से आता है। तो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं जो इस तरीके से काम करें कि खुद से जाके वो किसी आयन चैनल को रेगुलेट नहीं करते हो, बल्कि वो किसी दूसरे को भेजते हो, यानी कि वो कोई सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करते हो। ठीक है, हार्मोन के केस में जैसे आपने ऐसा देखा होगा कि जो सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करे उनके थ्रू अपना काम कराए, वो होते हैं आपके मेटाबोट्रोपिक टाइप। आइनोट्रोपिक के अंदर क्या होता है, आयन चैनल को खुद से जाके रेगुलेट करते हैं। क्लियर है। अब जैसे जैसे हम इसको आगे पढ़ते रहेंगे आपको ये बात क्लियर होगी कि मेटाबोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक में डिफरेंस क्या होता है। जो आपका पहला रिसेप्टर है जीपीसीआर, ये आपका मेटाबोट्रोपिक टाइप है। जीपीसीआर क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जीपीसीआर दैट इज डी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब जीपैट में यहीं से इसके नाम से ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जीपीसीआर के अंदर जी क्या है। तो जी क्या है यहाँ पे हमारा ग्वानिन। जी का मतलब होता है ग्वानिन। तो ये क्वेश्चन हमारा जीपैट का यहीं से आएगा, जी मतलब ग्वानिन। अब इसके बारे में जनरल चीजें देख लेते हैं, क्या जनरल इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पहली बात, एक ऐसा 7 अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर है। 7 अल्फा हेलिक, यहाँ पे आप देखोगे ये हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वो 7 टाइम से हेलिकल है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, 7 अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है 6 मेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर। 6 मेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर यानी कि इसका जो डोमेन है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इंट्रासेलुलर और 3 एक्स्ट्रासेलुलर। ये इंट्रासेलुलर है, ये एक्स्ट्रासेलुलर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, जो हमने 2 लाइंस लगाई हैं, ये हमारी किसको दिखा रही है, सेल मेम्ब्रेन को दिखा रहा है। तो इसके अंदर का जितना सारा है ये सेल के मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है और वो सारी चीजें सेल के बाहर है। यानी कि आपका जो लिगेंड आके बाइंड करेगा यहाँ पे, वो आपका सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में आके बाइंड करता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर में आके जब रिसेप्टर से आपका लिगेंड बाइंड करता है तो उसकी वजह से चेंजेस इंट्रासेलुलर होते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। 3 आपके इंट्रासेलुलर हैं और 3 आपके एक्स्ट्रासेलुलर हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 3 इंट्रासेलुलर और 3 एक्स्ट्रासेलुलर, टोटल 6 आपके मेम्ब्रेन डोमेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन का मतलब है सांप के जैसा, तो ये सांप के जैसा रिसेप्टर है, तो इसका नाम जो है वहीं से आ गया सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। मोस्टली ड्रग्स एक्ट थ्रू जीपीसीआर, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो आपकी हैं वो जीपीसीआर के थ्रू काम करती हैं, इसी चैनल के थ्रू काम करती हैं। बाकी जो आपके टाइप के रिसेप्टर्स हैं वो अलग तरीके से काम, कुछ ड्रग्स हैं जो उनके तरीके से काम करती हैं। अब ये 3 तरीके से, इसके 3 पाथवे हैं, जीपीसीआर के भी 3 पाथवे से काम करता है। सबसे पहला है साइक्लिक एएमपी, दूसरा है IP3 डैग और तीसरा है आपका आयन चैनल रेगुलेशन। साइक्लिक एएमपी को मैंने इसी के अंदर आपका कवर किया है। IP3 डैग और आयन चैनल रेगुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं साइक्लिक एएमपी के थ्रू क्या होता है। तो एक बार जनरल समझ लेते हैं कि जनरली क्या हो रहा है। जनरली क्या है, ये हमारी सेल है। सेल कैसी होती है, हमारी लिपोफिलिक नेचर की होती है, लिपिड लिविंग होती है, जो उसका हेड होता है बाहर और अंदर की तरफ ऐसे। ये हमारा लिपोफिलिक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और जो टेल है अंदर ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये हमारा लिपिड नेचर का होता है सेल, ये हमको सेल वॉल जो पता है। अब क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर में ये हमारा डोमेन होगा, ये इंट्रासेलुलर डोमेन होगा। इसके साइड में क्या है, इसके साइड में यूनिट है अल्फा बीटा गामा की सब यूनिट है। ठीक है, उसके साइड में क्या होता है, एडेनाइल साइक्लेज, जो मैंने यहाँ दिखा हुआ है। ये जनरली ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, ये है इसका सी टर्मिनल और ये इसका एन टर्मिनल। इस टर्मिनल पे क्या होता है, हमारा जीईपी बाइंड रहता है। जीईपी क्या हमारा, जीईपी का है जीटीपी एक्सचेंज प्रोटीन। जीईपी होता है हमारा जीटीपी एक्सचेंज प्रोटीन। ये जनरल ऐसा होता है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा, हाँ, अल्फा बीटा और गामा सब यूनिट के साथ जो अल्फा सब यूनिट है उससे जीडीपी बाइंड रहता है। ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो किससे जीडीपी बाइंड रहता है।
अब क्या होगा, जैसे ही रिसेप्टर आएगा, रिसेप्टर आके यहाँ पे बाइंड करेगा तो इसके अंदर चेंजेस होंगे। अब इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, सबसे पहला चेंज होगा कि जीईपी जो है ये जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है जीटीपी एक्सचेंज प्रोटीन, तो जीटीपी के साथ एक्सचेंज कर लेगा, तो जो जीडीपी था वो अब जीटीपी में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो अल्फा के साथ जीडीपी लगा हुआ है वो अब जीटीपी के साथ चेंज कर लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से जीटीपी हटा और जीडीपी हटा और जीटीपी आ गया। जैसे ही जीटीपी आ गया ये एक्टिवेट हो गया, अल्फा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब अल्फा बीटा गामा तीनों दोस्त थे जो काफी टाइम से साथ थे, लेकिन जैसे ही इसके पास एनर्जी आई, इसके अंदर एरोगेंस आ गया कि मेरे पास तो एनर्जी है, मैं तुम लोगों के साथ क्यों रहूं। तो यहां से क्या हुआ, अल्फा अलग निकल गया और बीटा गामा को पीछे छोड़ दिया। अब इसके साथ क्या आ गया, जीटीपी था, क्योंकि इसीलिए तो अलग नहीं हुआ था ये, और इसी वजह से एक्टिव था। अब इसके साइड में रहता था एडेनाइल साइक्लेज, इसका पड़ोसी, जो हमेशा इस चीज के वेट में रहता था कि कब मेरे को पास एनर्जी मिले, यानी कब मुझे जीटीपी मिले। अब डायरेक्ट ही ले नहीं सकता, वो अल्फा के पास थी, तो इसने क्या किया, अल्फा को अपने साथ बुलाया, तो अल्फा और सब यूनिट और एडेनाइल साइक्लेज ने क्या किया, साथ में आए और इससे इसका जीटीपी छीन लिया। ठीक है, एडेनाइल साइक्लेज ने क्या किया, इसका जीटीपी छीन लिया। ये यहाँ पे इनएक्टिव था और अब ये एक्टिव होगा क्योंकि इसने इसका जीटीपी ले लिया। जैसे ही इसने इसका जीटीपी लिया, इसने इसको रफू चक्कर कर दिया, यहाँ से अल्फा निकल गया। जैसे ही अल्फा निकला, उसे वहीं अपने पुराने दोस्तों की याद हुई और वो कहाँ गया, बीटा और गामा सब यूनिट के पास गया और फिर से जाके इसने अल्फा बीटा गामा की सब यूनिट प्रिपेयर कर ली, यानी कि नेक्स्ट साइकिल के लिए वो प्रिपेयर है। अब यहाँ तक मैं एक बार दोबारा से आपको बताऊँ क्या क्या हुआ था। जैसे ही लिगेंड बाइंड हुआ, हमारी जीईपी एक्टिवेट हुई, यानी कि जीटीपी एक्सचेंज प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, इसने अल्फा के साथ जो जीडीपी बाइंड था उसने उसको एक्सचेंज कर दिया जीटीपी के साथ। जीईपी ने क्या किया, जीडीपी को जीटीपी से एक्सचेंज कर दिया। जीटीपी जैसे ही अल्फा के साथ आया, अब अल्फा एक्टिवेट हो गया। अगर वो अल्फा एक्टिवेट हो गया तो वो बीटा और गामा के साथ क्यों रहेगा, अलग हुआ, डिसोशिएट हुआ, बीटा गामा अलग गए, अल्फा अलग आया। अल्फा के पड़ोस में रहता था क्या, एडेनाइल साइक्लेज। एडेनाइल साइक्लेज इनएक्टिव रहता है, उसे एक्टिविटी के लिए जीटीपी की जरूरत थी। उसने अल्फा को अपने पास बुलाया, उससे उसका जीटीपी लिया और उसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि अब इसे एक्टिव होना था, ये एक्टिव हो चुका है। यहां तक हम समझ चुके हैं। अब क्या होगा, जो जीटीपी यानी कि जो एक्टिवेटेड आपका एडेनाइल साइक्लेज है वो क्या करेगा, अब एटीपी से कन्वर्जन कराएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। जो एटीपी प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लिक एएमपी में, यानी कि दो फॉस्फेट से हटाएगा, उसको रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, साइकिल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। यही हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। जो हमने बताया था ना कि जीपीसीआर कैसा है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज करा देगा। और मेटाबोट्रोपिक क्या होते हैं, जो खुद से काम ना करके सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज कराए, उससे अपना काम कराए। तो इसने क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर को रिलीज करा दिया। अब साइक्लिक एएमपी आ गया। अब हमारा स्टार्ट होता है ये पाथवे, साइक्लिक एएमपी पाथवे। इससे आगे का स्टेप, साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज ए, काइनेज को ए को इसने टाइप को, काइनेज के अलग अलग टाइप होते हैं, काइनेज ए, काइनेज सी, तो इसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट किया। अब ये प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, काइनेज का काम क्या होता है, काइनेज का काम होता है फोस्फोराइलेशन करना, यानी कि खुद एक्टिवेट होगा और जितनी भी सेलुलर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है सबको एक्टिवेट करता रहेगा फोस्फोरस देने से। जिसको फोस्फोरस देगा वो एक्टिवेट होता रहेगा। ठीक है, काइनेज ए एक्टिवेट हुआ। अब ये क्या करेगा, आगे गया, वहां पे रेगुलेटरी सब यूनिट ने कैटालिटिक सब यूनिट को पकड़ के रखा था। कैटालिटिक सब यूनिट को रेगुलेटरी ने पकड़ के रखा था, यानी कि कैटालिटिक भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज ए रेगुलेटरी सब यूनिट को पकड़ लेगा। ठीक है, ये इसके साथ आके यहाँ पे आपका जो है प्रोटीन काइनेज ए अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से अब कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाएंगी। जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हुई, ये क्या करेंगी, फर्दर आगे जाके एंटर करेंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर और अंदर जाके एक्टिविटी शो करेंगी। कैटालिटिक सब यूनिट ने अब एंटर किया किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जाके अब क्या क्या चेंजेस होंगे, ये क्या करेंगे, किसको फास्फोराइलेट करेगी, क्रैब को। क्रैब आपका क्या है, साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी एलिमेंट्री बॉडी। साइक्लिक एएमपी रेगुलेटरी एलिमेंट्री बॉडी को ये फोस्फोराइलेट कर देगी। फोस्फोराइलेट मतलब अपना फास्फोरस देगी और जिस जिसके पास फास्फोरस जाता रहेगा वो एक्टिवेट होता रहेगा। जैसे ही आपका क्रैब एक्टिवेट हुआ, वो क्या करेगा, ये आपका डीएनए है, डीएनए की प्रमोटर साइट जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है, प्रमोटर साइट पे है आपका सीबीपी। सीबीपी क्या है, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन से जाके क्रैब बाइंड हो जाएगा और ये बाइंड होने से क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन आप सबको पता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो हमारे रिस्पॉन्स आता है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में ही आता है, यानी हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया और वो जिस फंक्शन के लिए सिंथेसाइज हुआ वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी हम कह सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स आ गया है। एक बार दोबारा से मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं, मैंने क्या बताया, 7 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 6 मेम्ब्रेन डोमेन होता है, 3 इंट्रासेलुलर और 3 एक्स्ट्रासेलुलर, ऑल्सो कॉल्ड सर्पेंटाइन स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स रिजेंबलेंस विद स्नैक। उसके बाद क्या है, मोस्टली ड्रैग एक्ट बाय जीपीसीआर।
उसके बाद मैंने बताया कि 3 तरीके से काम करता है, 3 इसके पाथवे हैं। सबसे पहला हमारा साइक्लिक एमपी, IP3 डैग और आयन चैनल। इसके अंदर हमने डिस्कस किया साइक्लिक एमपी को। सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका इनएक्टिवेट स्टेट में था पूरा रिसेप्टर, बाहर से आया लिगेंड, लिगेंड ने किया इसको एक्टिवेट करते क्या हुआ, यहाँ पे जो GEP था उसने क्या किया, GDP को GTP में कन्वर्ट किया, यानी कि आपका अल्फा एक्टिवेट हुआ, इसने बीटा गामा को छोड़ा, एक्टिवेट होने के बाद एडेनाइल साइक्लेज ने इसका फायदा उठाया और खुद एक्टिवेट हो गया। खुद एक्टिवेट हो गया, इसने ATP से साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होगा। अब सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, हमारे काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा। काइनेज ए क्या करेगा, कैटालिटिक यूनिट को, सब यूनिट को फ्री कराएगा रेगुलेटरी से। अब वो फ्री हो गया हमारी, तो एंटर करेंगे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके वो क्रैब को एक्टिवेट करेंगे और क्रैब हमारा CBP से बाइंड होगा। CBP क्या था हमारा, क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या होता है, इसकी प्रोमोटर साइट पे होता है ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन को ये अलो करता है, फॉलो कर आगे की तरफ उसे बढ़ाता है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी होती है। ये था हमारा पहला मैकेनिज्म। सेकंड है हमारा IP3 और डैग और आयन चैनल रेगुलेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जिस रिसेप्टर के बारे में हमने बात की थी। अब कोई भी रिसेप्टर पढ़ने के बाद कैसे पता चले कि आपको अच्छे से समझ आया नहीं आया, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें जो आपको समझ ना हो, जो पार्ट दोबारा से आप चाहते हो। दूसरा, इसके अलावा हम जो भी कंटेंट हम थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ जाकर आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपना आंसर जो भी MCQ बेस्ड रहेंगे टोटल या फिर 1 वर्ड रहेंगे, तो शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आप इनको ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका वो समझ में आया है या आपका वो कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। वीडियो तक अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो के लिए IP3 और डैग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।